आपको बताएं, वर्दी बदली लेकिन पुलिस का रवैया ना बदल सका। फैसलाबाद पुलिस के एहलकार पैसे लेकर मुल्जिमान को प्रोटोकॉल देने लगे। पुलिस एहलकार दोहरे कत्ल के मुल्जिमान को प्रोटोकॉल देने में मसरूफ। मुल्जिमान को अदालत पेशी पर वीआईपी प्रोटोकॉल के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिटी 41 ने बगैर हथकड़ी मुल्जिमान को खाना खिलाने की फुटेजेस हासिल कर ली। कुछ अरसा कबल इन मुल्जिमान की थाना बटाला कॉलोनी की छत पर हवाखोरी की वीडियोस भी मंजरेआम पर आई थीं। आपको बता रहे हैं, वर्दी बदली लेकिन पुलिस का रवैया ना बदल सका। फैसलाबाद पुलिस के एहलकार पैसे लेकर मुल्जिमान को प्रोटोकॉल देने लगे। पुलिस एहलकार दोहरे कत्ल के मुल्जिमान को प्रोटोकॉल देने में मसरूफ। मुल्जिमान को अदालत पेशी पर वीआईपी प्रोटोकॉल के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिटी 41 ने बगैर हथकड़ी मुल्जिमान को खाना खिलाने की फुटेजेस भी हासिल कर ली। कुछ अरसा कबल इन मुल्जिमान की थाना बटाला कॉलोनी की छत पर हवाखोरी की वीडियोस भी मंजरेआम पर आई थीं। इसी बारे में मजीद बात करते हैं। फरजाना सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया है। फरजाना, बताइएगा, मुल्जिमान के साथ पुलिस की अनोखी फयाजी और मेहमान नवाजी किए जाने की और दोहरे कत्ल का ये वाकया कब हुआ था? जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की इस्लाहात के महकमा पुलिस को बदलना है, ये दावे महज रेत का ढेर साबित हो रहे हैं। फैसलाबाद पुलिस करप्शन की बहती हुई गंगा से हाथ धोने में मसरूफ है। थाना बटाला कॉलोनी के पुलिस एहलकार अपनी जेबें गर्म करने के लिए दोहरे कत्ल के मुल्जिमान को वीआईपी प्रोटोकॉल फराहम करने में लग गए। फुटेज मंजर यहाँ पर आ गए, जिसमें देखा जा सकता है कि 1.5 साल कबल मियाँ बीवी को फायरिंग करके कत्ल करने वाले नामजद मुल्जिमान किस तरह हथकड़ी में लगे अदालतों के बाहर खाना खाने में मसरूफ है। यही नहीं बल्कि मुल्जिमान ने दोहरे कत्ल के मुकदमे के जो मुद्दई हैं उनको खौफो हरासा करने के लिए बाकायदा तौर पर ये वीडियोस भी अपलोड कर दी और कहा कि पुलिस की करम नवाजियां हम पर जारी हैं, यानी कि बताया गया कि पुलिस किस तरह से उन पर मेहरबानियां कर रही है। साथ साथ ये भी बताते चले कि इन्हीं मुल्जमान की चंद माह कबल एक और फुटेज भी मंजर यहाँ पर आई थी। गर्मियों के दिन थे और देखा जा सकता है कि ये मुल्जमान थाना बटाला कॉलोनी की छत पे किस कदर आराम से हवाखोरी करने में मसरूफ हैं। वक्त गुजर गया लेकिन ना तो पुलिस कल्चर बदला और ना ही बटाला कॉलोनी पुलिस की करम नवाजियों में कोई कमी आई। 1.5 साल कबल थाना बटाला कॉलोनी के इलाका में पसंद की शादी करने पर मुल्जिम ने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर मियां बीवी को फायरिंग करते हुए कत्ल कर दिया था और उसके बाद मौका से फरार हो गया था। 1.5 साल गुजर गया, ना तो अभी तक मुतासरीन को इंसाफ मिल सका और ना ही मुल्जिमान पर की जाने वाली करम नवाजियों में कोई कमी आ सकी। मेरे साथ मकतूल के वालिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, किस तरह से आपके बेटे और बहू को कत्ल किया गया और पुलिस ने अब तक क्या तावन किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहू और बेटे को तशद्दद किया गया वा। तशद्दद करके 2 दिन इन्होंने रखिया। 30 तरीक नूं लैके आए आ, 31 तरीक नूं ये कतल करते आ, फैर मारे आ। मेरी बहू नूं मूँह ते सराहना रख के कतल किया गया वा। सानू डरा धमका रहा आ, हाले तक भी डराउंदे धमकाउंदे आ। पुलिस साडे नाल कोई तावन नहीं कर रही हैगी। पुलिस जिहड़ी आ मुजरमां दा साथ दे रही है। आला हुकाम से इंसाफ की कोई अपील करना चाहेंगे? हाँ जी, अपील असीं करना ही चाहते हैं आरपीओ से, सीपीओ से, वजीरे आला से, इमरान खान से, वजीरे आजम से, आर्मी चीफ से, चीफ डॉक्टर से अपील कर रहे हैं सानू इंसाफ दिवाया जाए। सानू इंसाफ नहीं हाले तक मिलया। आसमान मंज ने को पिस्टल पुलिस ने बरामद करवाया, वो फिर वापस कर दिता, लेकिन उन्हें नहीं लिखा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि पुलिस किसी भी तरह की तावन से गुरेजा है और मुसलसल मुल्जमान का साथ दे रही है। इस मुकदमे में जो नामजद मरकजी मुल्जम है उस्मान मंज ये साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं और अपने इसी बासर होने का फायदा उठाते हुए बहुत ही धड़ल्ले के साथ इनके बेटे और बहू का कत्ल कर दिया था और फरार हो गए थे। पुलिस ने खानापुरी करते हुए उन मुल्जमान को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन जो वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उसकी फुटेज भी सामने है। मजीद इनकी अपील है आला हुकाम से, आरपी फैसलाबाद से, सीपी फैसलाबाद से कि वाकई का नोटिस लेते हुए इनको इंसाफ फराहम किया जाए और जो मुल्जमान इनको हरासा कर रहे हैं, जेर हिरासत मुल्जमान को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वर्दी बदली लेकिन पुलिस का रवैया नहीं बदल सका। फैसलाबाद पुलिस के एहलकार पैसे लेकर मुल्जिमान को प्रोटोकॉल देने लगे हैं। पुलिस एहलकार दोहरे कत्ल के मुल्जिमान को प्रोटोकॉल देने में मसरूफ। मुल्जिमान को अदालत पेशी पर वीआईपी प्रोटोकॉल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं।
सिटी 41 ने बगैर हथकड़ी मुल्जिमान को खाना खिलाने की फुटेजेस भी हासिल कर ली। कुछ अरसा कबल इन मुल्जिमान की थाना बटाला कॉलोनी की छत पर हवाखोरी की वीडियोस भी मंजर आम पर आई थी। आपको बता रहे हैं कि वर्दी बदली लेकिन पुलिस का रवैया नहीं बदल सका। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एडिटर सिटी 41 जफर डोगर ने। जफर डोगर, कहिएगा, वर्दी बदल गई लेकिन हमारा पुलिस कल्चर नहीं बदल रहा। फैसलाबाद पुलिस के एहलकार मुल्जिमान को प्रोटोकॉल देने में मसरूफ हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी, इस पर अफसोस ही किया जा सकता है कि किस तरीके से एक दौरे कत्ल के मुल्जिमों को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। एक तरफ पुलिस, आम जो शहरी हैं वो पुलिस से खौफजदा रहते हैं क्योंकि पता नहीं चलता कि किस वक्त किसको किस जुर्म में उठा लिया जाएगा, बुक कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा और फिर उसके साथ क्या सलूक होगा, कैसे उसको छोड़ा जाएगा, कुछ पता नहीं होता। लेकिन ये जो मुजरम होते हैं या मुजरमाना ज़हनीत के लोग, उनके साथ पुलिस का रवैया बाज़ औक़ात इस तरह का होता है कि तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं लोग कि क्यों जिन लोगों को खौफजदा होना चाहिए पुलिस से, उनको कोई खौफ नहीं, उनको प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, और आम शहरी से पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ महसूस होना चाहिए, वो पुलिस से खौफजदा नजर आते हैं। इसमें भी, इस केस में भी ऐसी है कि जो मुल्ज़िमान हैं दौरे कत्ल के मुल्ज़िम, उनको प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश किया जा रहा है, उनको बगैर हथकड़ी खाना भी खिलाया जा रहा है, इस तरह की फुटेज नजर आ रही है। और यही मुल्ज़िम जो हैं कुछ अर्सा पहले बटाला कॉलोनी के एरिया में एक छत पर ये हवाखोरी भी कर रहे थे। ये सब कैसे हो जाता है ये पुलिस ही बता सकती, पुलिस के अफसरान ही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुल्ज़िमों को तो खौफ होना चाहिए, मुल्ज़िमों को, इस तरह के जो कत्ल के मुल्ज़िम हैं उनको तो पुलिस से खौफ होना चाहिए, ना कि आम शहरी पुलिस से डरें। तो CPO फैसलाबाद से हम तवक्को करेंगे कि जो भी जिम्मेदारान हैं, अगर उनके आने के बाद का ये वाक़या है या उनके आने से पहले का भी है, तो दोनों सूरतों में पुलिस के जो भी जिम्मेदारान इस चीज़ के हैं वो उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि लोगों में ये तासर बैठ सके कि पुलिस जो है वो शहरियों के लिए वो नरमी रखती है और मुजरमाना ज़हनीत के लोगों और मुजरमों के साथ और मुल्ज़िमों के साथ उनका रवैया मुख्तलिफ होता है और वो सख्त होता है। तवक्को की जा सकती है कि जो नए CPO हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, उनसे यही तवक्को की जा सकती है कि वो इनको स्पेयर नहीं करेंगे, जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जफर डोगर साहब, ये भी कहिएगा, जिस तरह हमने देखा ये फुटेजेस वायरल हुई हैं, मुल्जिमान को क्यों खौफ ही नहीं है पुलिस का, क्या समझते हैं कौन सी इस्लाहात की जरूरत है पुलिस डिपार्टमेंट में? जी, इस्लाहात की तो बहुत ज़रूरत है। इस्लाहात, ना सिर्फ इस्लाहात की बल्कि जो भी इस्लाहात की जाएँ, जो भी कानून बने, जो भी अखलाकियात इनकी तय हों और जो रूल्स बने, उन पर अमल दरामद की ज़रूरत है। इस्लाहात तो पहले भी होती रही हैं, अब मज़ीद भी हो सकती हैं। असल बात कानून पर अमल दरामद की है। कानून ये कहता है कि जो कि किस तरीके से मुल्ज़िमों को पेश किया जाए, उसके लिए SOPs बने हुए हैं। किस तरह वो हथकड़ी के बगैर ये उनको नहीं ले जाया जा सकता। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे जो VIPs हैं बगैर हथकड़ी उनको ले जाते हैं थानों में, पुलिस में, अपना अदालतों में उनकी पेशियाँ ऐसे हो जाती हैं, फिर बगैर हथकड़ी खाने भी खाए जा रहे हैं। तो ये असल बात अमल दरामद की है और CPO फैसलाबाद को अमल दरामद करवाना होगा जो कानून मौजूद है, और कहीं अगर हुक्म है तो उसको दूर करना होगा ताकि पुलिस के हवाले से शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पाया जाए और मुजरमों में खौफ का एहसास पाया जाए। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर इस वक्त जो CPO बने हैं, हाल ही में उनकी तैनाती अमल में आई है, उनका फर्ज है कि इस वीडियो में नजर आने वाले कैरेक्टर्स को देखते हुए जो भी पुलिस एहलकार इनको अदालत में लेके गए और बगैर हथकड़ी खाना खिला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और पुलिस को रवैया बदलने की जरूरत है। एडिटर सिटी 41 जफर डोगर हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया। फरजाना सदीक भी हमें तमाम तर। दूसरी जानिब फैसलाबाद पुलिस खतरनाक इश्तिहारी मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम। संगीन मुकदमात में मुलव्विस 20 खतरनाक इश्तिहारी पुलिस को चकमा देकर बैरून मुल्क फरार हो गए। बैरून मुल्क फरार होने वाले मुल्जिमान कत्ल, इग़वा, बराए तावान, दहशतगर्दी जैसे संगीन जराइम में मुलव्विस है। पुलिस ने बैरून मुल्क मुकीम इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राबता कर लिया है। बात करते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, अपडेट कीजिए।
جی بالکل، فیصلہ آباد پولیس کو سنگین مقدمات پہ مطلوب 20 خطرناک اشتہاری عرصہ دراز سے بیرون ملک مقیم ہے اور ابھی تک وہ پولیس کی پہنچ میں نہیں آ سکے۔ فیصلہ آباد پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق بوگس چیک کے مقدمہ میں اشتہاری ایک شخص، جبکہ لین دین کے معاملہ بد امانت میں خیانت میں مقدمہ کا اشتہاری ایک، جبکہ اغوا برائے تاوان کے 2 اشتہاری، قتل اور دہشت گردی کے مقدمات کے 3، دہشت گردی کے مقدمہ کا 1، اغوا کے بعد مغوی کو قتل کرنے والے مقدمہ کا 1 اشتہاری، جبکہ قتل کرنے والے 11 اشتہاری عرصہ دراز سے پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اور بیرون ممالک، مختلف ممالک میں وہ ابھی تک قیام پذیر ہیں اور پولیس کی جانب سے ان کو گرفتار کرنے کے لیے ریڈ نوٹس بھی جاری کروا دیے گئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق وزارت داخلہ کی مدد سے ریڈ نوٹس کا اجرا کر دیا گیا ہے، انٹرپول کی مدد حاصل کی جا رہی ہے۔ انٹرپول ان اشتہاریوں کو گرفتار کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے جیسے ہی انٹرپول کے ہاتھوں یہ گرفتار ہوں گے ان کو فوری طور پر پاکستان، اس کے بعد فیصلہ آباد منتقل کر دیا جائے گا اور قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ طیب اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ بیوروکریسی اور حکومتی نمائندوں میں اختلافات کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑا۔ ٹی ایچ کیو جڑاوالا کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ بیوروکریسی اور سیاستدانوں کے اختلافات کی نظر ہو گیا۔ منصوبے کے لیے 30 کروڑ سے زائد کے فنڈز منظور ہوئے، لیکن تعمیر شروع نہ ہو سکی۔ پی این ڈی کی جانب سے اسپتال کی تعمیر کا نقشہ بھی منظور ہوا۔ ٹی ایچ کیو جڑاوالا کی اپ گریڈیشن 100 بیڈز پر مشتمل ہے۔ اسپتال کی تعمیر میں کون رکاوٹ؟ سٹی 41 حقائق منظر عام پر لے آیا ہے۔ کمشنر فیصلہ آباد اے سی جڑاوالا ایم این اے ملک شیر وسیر کے اختلافات سامنے آ گئے۔ اے سی جڑاوالا کا جگہ دینے اور اپنی رہائش چھوڑنے سے انکار سامنے آیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصلہ آباد میں جو عوامی فلاحی منصوبے ہیں وہ اختلافات ہونے لگے ہیں۔ فیصلہ آباد میں بیوروکریسی اور حکومتی نمائندے بالکل آمنے سامنے ہیں۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری کی جانب سے شعبہ صحت کے حوالے سے ٹی ایچ کیو چک جملہ 60 کا 100 بیڈ پر منصوبہ شروع کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا۔ 30 کروڑ سے زیادہ کے فنڈز منظور کر دیے گئے تھے، جو انیشلی طور پر 50 لاکھ کے فنڈز جاری بھی کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے تاحال یہ منصوبہ شروع نہ ہو سکا، جبکہ پی این ڈی کی طرف سے اور اسپیشل ٹورنمنٹ کا نقشہ بھی منظور ہو چکا تھا، لیکن تاحال ذرائع کے مطابق اے سی جڑاوالا میں اپنی رہائش گاہ سے جگہ دینے سے انکار کیا گیا، جس میں بیوروکریسی اور کے مطابق پی ٹی اے کی ایم این اے ملک نواز شیر وسیر اور کمشنر فیصلہ آباد زاہد حسین کے جو اختلافات ہے وہ شدت اختیار کر چکے ہیں۔ اس میں جڑاوالا کا تبادلہ اس معاملے کے ساتھ منسوب ہے۔ اگر ہم بات کریں ہاسپٹل کی تو ہاسپٹل پی این ڈی کی جانب سے اے سی جڑاوالا، شکریہ عمران اسلم، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں، فیصلہ آباد میں الائڈ ہسپتال ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کے برے حالات، ایک سی ٹی اسکین مشین ناکارہ جبکہ دوسری خراب ہو گئی۔ علاج معالجے کے لیے آنے والے مریض خوار ہو گئے۔ بات کرتے ہیں آزادار حسین سے۔ آزادار، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، الائڈ اسپتال میں ایک سی ٹی اسکین جو ہے وہ مشین ناکارہ ہو چکی ہے، جبکہ دوسری سی ٹی اسکین مشین خراب ہے اور ایسے میں جو مریض الائڈ اسپتال کے شعبہ بیرونی مریضوں سے آ رہے ہیں سی ٹی اسکین کروانے کے لیے، یا جو شعبہ اندرونی مریضوں میں مریض زیر علاج ہے، اگر انہیں سی ٹی اسکین کروانا پڑ رہا ہے تو مریضوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ مریض بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی سر، کدھر سے؟ منصورہ آباد سے جی۔ اچھا، کیا کہتے ہیں سی ٹی اسکین؟ وہ مشین خراب ہے، تیسری دفعہ آیا کہنے خراب پئی ہے جی۔ ہاں جی، کہتے جتنے ٹھیک ہوئی ادن آ جانا جی۔ ہاں، نمبر دیتا ٹیلی فون کا کر کے پوچھ لینا جی۔ ہاں جی جی بالکل، جب بھی آتے ہیں سی ٹی اسکین مشین خراب ہوتی ہے جس کے سبب مریضوں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم اس سلسلے میں الائڈ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مشینوں کا رش، جو مریضوں کا رش بہت زیادہ ہے اور مشین جو ہے وہ ایک ہے اور ایسے میں مشین جو ہے وہ لوڈ برداشت نہیں کر سکتی، جس کے سبب مشین جو ہے خراب ہوئی ہے۔ تاہم جلد مشین کو فعال کر دیا جائے گا۔ ڈپارٹمنٹ کے برے حالات ہیں۔ شکریہ آزادار، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اسی پر ایم ایس الائڈ ہاسپٹل ڈاکٹر ارشد علی چیمہ کا کیا کہنا ہے، وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ سی ٹی اسکین مشین تھی نا، یہ کافی عرصے سے خراب تھی اور یہ ٹھیک نہیں ہو سکی۔ اب ہم اس کے لیے جو کنڈیمنیشن کی طرف جا رہے ہیں اور اس کو انشاءاللہ کنڈیمنیٹ کر کے ہم اس کی جگہ پہ تو ایک نئی مشین جو ہے نا وہ لگا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ باقی جو ہماری ورکنگ تھی، ایک ہی مشین تھی ہمارے پاس سی ٹی اسکین، اوور برڈن ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہاں ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہے نا ٹرن اوور ہوتا ہے پیشنٹس کا ریڈیالوجی میں، ایچ آر سی ٹی کووڈ کی وجہ سے، اور یہ تو سروس کے لیے اس کو ایک آدھے دن کے لیے بریک کر کے اس کی سروس کرنی پڑ جاتی ہے، جس کے لیے وہ ایک آدھے دن کے لیے
बंद है और उसके कुछ पार्ट्स इस तरह के थे, वो उसको सर्विस के लिए जो है लाहौर भेजा गया और इंशाल्लाह जल्द वो ठीक होके आ जाएंगे और दोबारा काम करना शुरू कर देगी। फैसलाबाद से ही आपको बताएंगे, चोरों से अब सरकार भी महफूज ना रह सकी। पीएचए के ब्यूटिफिकेशन के मंसूबों से पावर केबल्स, फैंसी लाइट्स और वर्किंग साइट से 2 मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई हैं। ब्यूटिफिकेशन के 10 करोड़ के मंसूबों की सेफ्टी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के लिए चैलेंज बन गई। बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। आम शहरियों के साथ साथ अब सरकार की जो इंस्टॉलेशन है, तंसीबात हैं, वो भी चोरों से महफूज नहीं रह सकी। पीएचए की कई एक चीज़ें जो हैं वो इस वक्त चोरी हो चुकी हैं। हम इस वक्त हलाल हमर चौक में मौजूद हैं, जहां पर आई लव फैसलाबाद का एक मॉडल जो था वो इंस्टॉल किया गया था और इसको रोशन करने वाली जो लाइट्स थी, पावर केबल्स थी, वो रात को चोरी हो गई, जिसके बाद इस मॉडल को भी जो है इस जगह से हटा दिया गया है। उस्मान आपको इस वक्त दिखा सकते हैं, ये हलाल हमर चौक है जहां पर आई लव फैसलाबाद का खूबसूरत मॉडल जो था वो लगाया गया था, जो कि मुखय्यर हजरात के ताउन से लगाया गया था। सरकार के पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन मुखय्यर हजरात के ताउन से ना सिर्फ इस चौक के इर्द गिर्द से ब्यूटिफिकेशन की गई, इसके साथ साथ जो ब्यूटिफिकेशन के लिए थी लाइट्स थी वो लगाई गई और दीगर चीज़ें भी लगाई गई, जिससे इस चौक को इंतहाई दीजाजेब बनाने की कोशिश की गई। लेकिन रात के अंधेरे में चोरों ने इसकी पावर केबल जो थे वो चोरी की। इसके साथ साथ जो दरख्तों के नीचे खूबसूरती के लिए लाइट्स लगाई जाती हैं, वो लाइट्स जो हैं वो इस जगह से चोरी हो गई। इसके साथ साथ दरख्तों के इर्द गिर्द जो ब्यूटिफिकेशन लाइट्स थी, जो ख़ास रंग की होती हैं, वो भी इस मौका से जो है वो चोरी हो गई। और हम इस वक्त इसी चौक में मौजूद हैं। आप दूसरी जानिब वो भी देख सकते हैं कि जब यहाँ पे ये मॉडल लगाया गया था तो ये खूबसूरत चौक जो था वो बना था। इसके साथ साथ पीएचए की वर्किंग साइट से पीएचए ही की 2 मोटरसाइकिलें जो भी हैं वो भी चोरी हो चुकी हैं, जिससे पीएचए के आने वाले दिनों में जो 10 करोड़ रुपए की लागत से ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे बनने थे, उनके हवाले से भी जो है वो सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। तहम मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुके हैं, लेकिन रिकवरी जो है वो नजर नहीं आ रही। सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। शुक्रिया रमजान मिर्जा, अपडेट कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से सेल्स टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 20 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स चोरी करने पर 2 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट, जबकि एक को शोकास नोटिस जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां पर रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से सेल्स टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 20 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स चोरी करने पर 2 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट, जबकि एक को शोकास नोटिस जारी कर दिया गया। बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जानिब से 20 करोड़ रुपए की सेल्स टैक्स चोरी में मुलव्विस 3 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और इस हवाले से 2 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, जबकि एक को शोकास नोटिस जारी किया गया है। सुबहान वीविंग की जानिब से 5 करोड़ 20 लाख रुपए की टैक्स चोरी की गई। इसी तरह एक और कंपनी की जानिब से 8 करोड़ रुपए से ज़ायद की टैक्स चोरी की गई और मजमूई तौर पर कौमी खजाने को 20 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, जिस पर फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम की जानिब से इकदाम किए गए हैं और इन दोनों कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, जबकि शोकास नोटिस भी जारी किया गया है। एफबीआर हुकाम के मुताबिक इन तीनों कंपनियों का सेल्स टैक्स ऑडिट किया गया तो इसमें 20 करोड़ रुपए से जायद की टैक्स चोरी सामने आई थी, जिस पर इन कंपनियों को शोकास नोटिस जारी किए गए। आप हमें अपडेट करें। अब आपको बताते हैं, पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के खिलाफ समाअत। 2 रुकनी बेंच तश्कील की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई है। आपको बता रहे हैं, पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से बल्दियाती इंतखाबात कराने के फैसले का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के खिलाफ समाअत हुई। 2 रुकनी बेंच तश्कील की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। आपको बता रहे हैं, पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से बल्दियाती इंतखाबात कराने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के खिलाफ समाअत। 2 रुकनी बेंच तश्कील की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। आपको बता रहे हैं, पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से बल्दियाती इंतखाबात कराने का यह मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के खिलाफ समाअत। इसी बारे में बात करते हैं, मलिक अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिए।
लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाह जमील खान ने इस अहम केस की समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील देने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाह जमील खान की अदालत में मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रजाक मलिक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत हुई। मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रजाक मलिक अपने वकील के हमरा पेश हुए। इसी वाले से मजीद बात करते हैं मेयर फैसलाबाद से। मेयर साहब, आप हर पेशी पे आते हैं फैसलाबाद से और बड़ी हिम्मत है आपकी जो इस केस को पैरवी कर रहे हैं। बताएं कि आज के केस की समाअत के हवाले से क्या कहें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की केस जो बल्दियात के फॉरएवर हवाले से बड़ी होपफुल थी। जज साहब ने डीबी में केस भेज दिया, चूँकि एक सिंगल जज की पहले जो है वो जजमेंट आ चुकी थी, तो उन्होंने ये कहा है कि इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर लग नहीं सकते और 120 दिन में ये अभी इलेक्शन शेड्यूल नहीं आया, तो लिहाजा इस केस को डीबी सुनेगी और इंशाल्लाह क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड के भी पुराने ही जो है बल्दियात उन्होंने कंटिन्यू किया था, तो हमें बुरी उम्मीद है कि यही बल्दियात कंटिन्यू करेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो डेट ऑफ हियरिंग है उस पर यह फैसला हो जाएगा। आपने 2 चीज़ें उठाई थी, एक तो आपने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वोटिंग मशीन, वो उसका कानून साजी नहीं हुई, एक तो आपने ये पॉइंट उठाया। दूसरा, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स को इख्तियारात दिए गए हैं जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पे, ये 2 पॉइंट आपने उठाए थे, इस वाले से आप क्या कहें? जी, ये मशीन का तो यही जज साहब से बात हुई कि मशीन का तो अभी वजूद ही नहीं है, अभी तो ये 120 दिन में मुमकिन ही नहीं है इलेक्शन होने, तो ये उन्होंने बात नोट की। और उसके बाद ये भी था कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो लग ही नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद। ये फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल जितने मसाइल हैं वो सारे इलेक्टेड नुमाइंदे कर सकते हैं, तो इसलिए ये मुमकिन इस मतलब है जो ऑर्डिनेंस है इस पे ये एप्लीकेबल ही नहीं है और इस पे अमल हो ही नहीं सकता और इस पर इलेक्शन भी नहीं हो सकता। मलिक साहब, लगता है कि आप मेयर के साथ साथ एक कानून दान भी बन गए हैं। काफ़ी लीगल पॉइंट आपने उठाए हैं और कानूनी नुक्ते भी दिए हैं और यही वजह है कि अदालत ने सिंगल बेंच ने ये मामला डीबी को भेजा है। जी, यही वजह है कि चूंकि सिंगल जज की ऑलरेडी एक जजमेंट आ चुकी थी, तो चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम होप रखते हैं कि इसके ऊपर एक जजमेंट आने की तवक्को है, तो इसलिए ये डीबी ही फैसला कर सकती थी। शुक्रिया। ये थे मेयर फैसलाबाद। बहुत अहम कानूनी नुक्ते इन्होंने उठाए हैं जिसपे अदालत ने इस मामले को 2 रुकनी बेंच को शुक्रिया मलिक अशरफ, अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, सस्ती नहीं अब मिलेगी महंगी बिजली। रेलवे मुलाजमीन की सस्ती बिजली की सहूलत खत्म। रेलवे कॉलोनीज के 511 क्वार्टर्स को डायरेक्ट बिलिंग करने के लिए फेस्को ने फहरिस्तें तैयार कर ली। महकमा रेलवे मुलाजमीन को रिलीफ देने के लिए बिजली के बिलों की मद में माहाना 20 लाख फेस्को को अदा करता था। जनवरी में रेलवे मुलाजमीन को भी इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिजली के बिल अदा करना होगा। बात करते हैं अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। मुलाजमीन को सस्ती बिजली की सहूलत नहीं मिलेगी, बल्कि जो है वो प्राइवेट सार्फिन की तरह बिजली के जो महंगे बिल हैं अदा करना होगी। इसी हवाले से रेलवे के 511 क्वार्टर्स को डायरेक्ट बिलिंग करने के लिए फेस्को ने जो है वो तैयार कर ली है। वजारत रेलवे की जानिब से रेलवे मुलाजमीन से सस्ती बिजली की सहूलत वापस ले ली गई है। वजारत रेलवे को जो है वो 20 लाख रुपए माहाना जो है वो बिलों की मद में अदा करना पड़ते थे। अब जो है वो महकमा रेलवे की जानिब से फेस्को के साथ मिलकर इस मनसूबा पर काम मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके मुताबिक जो है वो रेलवे के मुलाजमीन को डायरेक्ट बिलिंग की जाएगी, जिस पर रेलवे मुलाजमीन ने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। और ये रेलवे मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहें पहले ही बहुत कम हैं, ऊपर से सस्ती बिजली की सहूलत वापस ले ली गई है, जिससे मुश्किलात जो है वो बढ़ेगी। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। फैसलाबाद पटवारियों और लैंड रिकॉर्ड अमले की मौजें खत्म हो गईं। एराजी रिकॉर्ड सेंटर की जानिब से नए बायलॉज तश्कील, फर्द बदर की तैयारी और रिकॉर्ड में तसीह के तरीक़ेकार को तब्दील कर दिया गया। ताख़ीर करने वाले मुतल्लिका ऑफिशियल के खिलाफ कार्रवाई होगी। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, जब बात की जाए लैंड रिकॉर्ड सेंटर की जानब से, तो यहाँ पर ये अहकाम जारी किए गए हैं कि फ़र्द बदर की जो 2 दिन में तैयारी की जाए, अगर कहीं पर मसला है तो उसकी तस्हीह भी 2 दिन में कर दी जाए। ये ना हो कि साइलिन को लटकाया जाए कि यहाँ पर कोई मसला चाह रहा है तो यहाँ पर साइलिन की पोजीशन क्या है, कितना ज़्यादा लटकाया जा रहा है। यहाँ पर बुकला से जानते हैं जो कि रेवेन्यू के शोबे से वाबस्ता भी हैं। मुझे बताइएगा यहाँ पर कितने दिन लग रहे हैं फ़र्द बदर लेने के लिए? अगर कोई गलती लगती है तो उसकी तस्हीह पर कितना टाइम लगा देते हैं? हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है बेसिकली ये ज़मींदारों से मुतल्लिक़ है, तो यहाँ तक फ़र्द बदर का तल्लुक़ है 6-6 माह, साल 2-2 साल तक ये लटका रखते हैं। हमारे देहाती लोग अनपढ़ होते हैं, ज़मींदार जो हैं, हम लोगों ने इनको पढ़ाकर इधर भेजा है, लेकिन जब ये इधर बैठ जाते हैं तो हमें भूल जाते हैं।
तो मेरी रिक्वेस्ट है अथॉरिटी वाला से कि फ़र्द बदर कम अज़ कम अगर ज़्यादा से दिन लेने हैं तो 2 दिन में ये काम हो सकता है। एक तो लोगों का वक़्त कीमती जो है वो बचे, और दूसरा जो पेंडिंग केसेस हैं पटवारियों के, कानूनगो के या ADCR के दफ्तरों के चक्कर जो है वो बच जाते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, इकनॉमिकली भी जब लोग एक दफ़ा आते हैं किसी दूर दराज इलाके से, वो किराया भर कर आते हैं, उनका नुकसान होता है, फिर वो जाते हैं उनको 20 चक्कर लगे रहते हैं। तो इकनॉमिकली भी मेरा ख्याल है इसमें बेहतर है कि 2 दिन में इसको हल किया जाए। थैंक यू। इस हवाले से मुतालबा शुक्रिया अब्दुर्रहमान, अपडेट कर रहे थे। DPO चिन्योट बिलाल इफ्तिखार के ताजिर तंजीमों के अहदेदारान से मुलाकात, बाजारों में सिक्योरिटी सूरत हाल, पार्किंग बनवाने, CCTV कैमरों की तनसीब के हवाले से गुफ्तगू की गई। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, DPO चिन्योट बिलाल इफ्तिखार ने आज शहर के मुख्तलिफ मार्केट्स के जो अहदेदारान हैं उनसे अपने दफ्तर में मुलाकात की है, और शहर में जो क्राइम की सूरत हाल है, जो पार्किंग के मसाइल हैं बाज़ारों में, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं, इस हवाले से उनके साथ गुफ्तगू की गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज आपकी ताजरों से मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी अंजुमन ताजरान और सराफा बाज़ार के जो अहदेदारान हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। उसमें मैंने इश्यूज़ को सुना है जो कि ट्रैफिक रिलेटेड और क्राइम रिलेटेड इश्यूज़ थे, और उनको मैंने कोशिश करना है कि उन मसाइल को हल किया जाए। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो ये कि तमाम बाज़ारों में कैमराजात इंस्टॉल किए जाएँ, प्लस जो चौकीदारा सिस्टम बाज़ार में जो रात के टाइम है उसको हमको मज़ीद उसको फ़ाल बनाया जाए। इस बाज़ार में बहुत से ऐसे इलाके हैं जो कि कैमरे से कवर्ड नहीं है, वो इंशाल्लाह हम लोग सराफा बाज़ार और अंजुमन ताजरान की मदद से इंशाल्लाह वहाँ पे कैमराज इंस्टॉल कराएंगे, ताकि किसी किस्म का अगर कोई क्राइम होता है तो उसमें मुल्ज़िमान को ट्रेस करने में आसानी हो। इसके अलावा बाज़ार में कुछ पार्किंग के इश्यूज़ हैं, उनमें हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की हैं, और मेन इलाकों में हम लोग इंशाल्लाह पार्किंग्स जो है वो इंस्टॉल कराएंगे ताकि मोटरसाइकिल की चोरी को रोका जा सके। जी बिल्कुल, खास तौर पर मोटरसाइकिल की चोरी है जो बाज़ारों में, उसको रोकने के लिए शुक्रिया वकार घुमन, तफसीलात से आगाह करने के लिए। मिनी बजट के हवाले से ताजिरों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं हुकूमत मिनी बजट में छोटे कारोबारी तबके और अवाम को रिलीफ दे। बात करते हैं फजील अहमद से। फजील, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से मिनी बजट पेश किया जा रहा है, जिस पर फैसलाबाद के ताजर जो हैं उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो मिनी बजट पेश किया जाएगा, इसमें अगर छोटे कारोबारी तबके और आम आवाम को रिलीफ ना दिया गया तो हालात जो हैं वो मौजूदा हालात से भी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि अभी सूरत हाल जो है वो मार्केटों के अंदर ये है कि कारोबार जो है वो 70 से 80% रुक चुके हैं और महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। लिहाजा आने वाला जो मिनी बजट है इसके अंदर हुकूमत को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ दे, छोटे कारोबारी तबके को रिलीफ दे, ताकि कारोबार भी चल सकें और रोज़गार जो है वो भी चलता रहे। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी शेख साहब, मिनी बजट के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताजरों के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 साल हो चुका है तकरीबन, हर महीने मिनी बजट आ रहा है, हर महीने मिनी बजट आ रहा है। अब ये मज़ीद मिनी बजट जब आएगा तो कारोबार मेरे ख्याल से यहाँ पर करना मुश्किल हो जाएगा। हर महीने आप देखें पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसके साथ साथ टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? अवाम पे शब खून मारा जा रहा है, ये अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये KPK में आप देखें जो पीछे इलेक्शन हुआ है वहां पर क्या हुआ है, रिजल्ट क्यों इस तरह आए हैं? मौजूदा हुकूमत को अवाम ने वोट नहीं डाले क्योंकि अवाम उन्हें मुस्तरद कर चुकी है। क्या वजह? उनके वजीर बता रहे हैं कि इस वक्त महंगाई का तूफान आ चुका है। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये मिनी बजट तो हर महीने यहाँ पर बोल रहा है। अब मिनी बजट अगर आता है इसके साथ मजीद अवाम जो है तफसीलात से आगाह करने के लिए आपको बताएं, बरामद कुनंदगान ने हुकूमत की जानिब से तेहरान और तुर्की के लिए कार्गो ट्रेन चलाने के ऐलान को सराहा। सनतकार कहते हैं कि मुतबादिल रूट मिलने से एक्सपोर्ट मजीद बढ़ेगी और खत्ते में माशी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। शराज भट्ट ने ज्वाइन किए हैं। शराज, अपडेट कीजिए। रेट चार्जेस बढ़ते चले जा रहे हैं, किरायों में आए दिन इजाफा हो रहा है और उसके साथ साथ फैसलाबाद के एयरपोर्ट के ऊपर कार्गो टर्मिनल के हवाले से भी कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई।
اس موقع پر اس نوعیت کی ٹرین چلانا جو کہ کارگو ٹرین ہو اور خاص طور پر صنعت کاروں کے لیے ہو، اس سے کس طریقے سے مستفید ہوا جا سکتا ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے کاشف ضیاء میرے ساتھ موجود ہیں، پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ کیسے بتائے گا یہ ٹرین اس موقع پر کس حد تک مفید ثابت ہو سکتی ہے صنعت کاروں کے لیے؟ دیکھیں شراز، آفٹر کووڈ جو ہے وہ بائی ایئر کے جو فریٹ ریٹس ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پریشر جو ہے وہ سی فریٹ کے اوپر بھی آیا تھا، اور اس ٹائم پہ یو ایس اے کا جو سی فریٹ ہے وہ $12,000 تک جا پہنچا، اور یورپین سی فریٹ جو ہے وہ تقریباً $6,000 سے $7,000 تک ہے، اور پلس پورٹس کے اوپر کنجیشن اتنی زیادہ ہے کہ 2-3 ہفتے تک ہمارے کنٹینر جو ہیں وہ پورٹ کے اوپر پڑے ہیں اور اس کی موومنٹ نہیں ہو رہی ہے۔ ٹریڈ کا امبیلنس ہے، پورے ریجن میں یہ سچویشن ہے، پوری دنیا میں یہ سچویشن ہے، اور اس انتہائی کرٹیکل سچویشن میں ایز یوزول پی ٹی آئی گورنمنٹ کا، جنہوں نے ایکسپورٹ بڑھانے کا نعرہ لگایا تھا، انہوں نے، رزاق داؤد صاحب نے ایک انیشیٹو لیا اور کارگو ٹرین چلائی ہے جو وایا تہران ٹو ٹرکی جائے گی، اور اگر اس کا ٹرانزٹ جو ہے 10 سے 12 دن کا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے اگر ہماری گڈز جو ہیں وہ یورپ موو ہوتی ہیں تو ایک شارٹر پیریڈ آف ٹرانزٹ ہے، اور اس سے ہماری صنعت کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرکی کے براستہ جو بھی ممالک ہیں وہاں تک کی ٹریڈ کے رستے کھلیں گے، اور نو ڈاؤٹ پاکستان کی ٹریڈ جو آلریڈی عمران خان صاحب کا ویژن بھی ہے، رزاق داؤد صاحب کا مشن بھی ہے، اور اس میں یہی ہے کہ ہماری ایکسپورٹ کس طرح بڑھائی جا سکے، ہر گزرتے ہوئے مہینے کے ساتھ بڑھتی ہوئی ایکسپورٹ جو ہے اس کے اندر یہ خوشائن قدم ہے کہ ہمارے لیے نئی مارکیٹس کھلی ہیں، نئی ٹریڈ فیسلٹی کھل رہی ہے، اور ٹرکی کا جو شارٹر ٹرانزٹ پیریڈ جو ہے تھرو شراز بٹ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ جنگ سے آپ کو بتاتے ہیں ریٹائرڈ پولیس افسران کے اعزاز میں الوداعی تقریب میں ڈی ایس پی لیگل، جملہ انچارج برانچز کی شرکت۔ تقریب میں ریٹائرڈ پولیس افسران کو کھانا اور چائے پیش کی گئی۔ ڈی پی او جنگ حسن اسد الوی نے اعزازی شیلڈز پیش کی، ریٹائرڈ افسران کی پیشہ ورانہ خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جنگ سے ریٹائرڈ پولیس افسران کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈی ایس پی لیگل، جملہ انچارج برانچز کی شرکت۔ تقریب میں ریٹائرڈ پولیس افسران کو کھانا اور چائے پیش کی گئی۔ ڈی پی او جنگ حسن اسد الوی نے اعزازی شیلڈز پیش کی۔ ریٹائرڈ افسران کی پیشہ ورانہ خدمات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ایسا کہنا ہے ڈی پی او حسن اسد الوی کا۔ کمالیہ میں تبدیل ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا کے اعزاز میں ٹائیگر فورس کے جوانوں کی جانب سے الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پرنسپل گورنمنٹ پی ایس ٹی پوسٹ گریجویٹ کالج پروفیسر رانا ذوالفقار علی خان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ رضوان خان نے جوائن کیا ہے۔ جی رضوان۔ بالکل، کمالیہ میں ٹائیگر فورس کے جوانوں کی جانب سے ٹرانسفر ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں خصوصی طور پر پرنسپل گورنمنٹ پی ایس ٹی پوسٹ گریجویٹ کالج رانا ذوالفقار علی خان نے شرکت کی۔ اے سی صاحب بتائیے گا، لوگ محبتوں کا سلسلہ جاری ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، 1.5 سال تعیناتی کے دوران کمالیہ کے لوگوں نے اسپیسیفکلی بڑا ہی پیار دیا ہے، بڑا خلوص، بڑی محبت اور احترام دیا ہے، تو اس سلسلے میں نے بھی یہاں پہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ، بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ اور یہاں کے لوگوں کو اپنا سمجھ کے جو ہے سروس ڈلیوری کی ہے، اور میری یہ کوشش رہی ہے کہ میں ان لوگوں میں ہی پیار بانٹوں۔ تو اس سلسلے میں جو پیار بانٹا تھا وہ آج انہوں نے پورا کر کے دکھایا ہے، اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے اس میں تمام تر جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، تمام لوگوں نے بڑی محبت کا، بڑے خلوص کا اظہار کیا ہے، اور یہ جو میرے ٹائیگر فورس کے جوان ہیں یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے تھرو تھک اینڈ تھن، تو جب بھی ان کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے بالکل جو ہے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور گورنمنٹ کی جو بھی ڈائریکشن تھی اس کو امپلیمنٹیشن کرانے میں، اور آج کے دن جو انہوں نے یہ خصوصی محبت کا اظہار کیا ہے میں اس کا مشکور ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ میں جس جگہ جا رہا ہوں وہاں پہ بھی لوگوں کو اسی طریقے کے ساتھ سرو کرنے کی توفیق اللہ پاک فرمائے مجھے۔ پاکستان زندہ باد۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے اسی صاحب کی بات سنی، جہاں پر ان کی اعزاز میں شکریہ۔ آپ کو بتائیں، محکمہ تعلیم فیصل آباد کی اساتذہ کو چھٹیوں میں بھی بچوں اور ان کے والدین سے رابطے میں رہنے کی ہدایت، بچوں کو چھٹیوں کے کام میں رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر۔ جی، آج سے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات جو ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے چھٹیوں کے دوران کون کون سی ایکٹیویٹیز کرنی ہے، کس طرح سے ہیڈز نے اپنے اداروں کے ریکارڈ کو اور دیگر حکومتی احکامات پر عمل درآمد کرنا ہے، اس پر آج سی او ایجوکیشن علی احمد سیان کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی، جس میں تمام ڈپٹیوز، ڈی اوز اور سی ٹی ایس سی ہیڈ جو ہیں انہوں نے شرکت کی۔ اس حوالے سے مین ایجنڈا یہ تھا کہ چھٹیوں میں بھی بچوں کو جو ہے ان سے ان ٹچ رکھا جائے، اور اس حوالے سے چونکہ کووڈ میں بھی آن لائن کلاسز کے حوالے سے
प्रैक्टिस की जाती रही, तो अब भी असातिज़ा को कहा गया है कि वो छुट्टियों में जो बच्चे हैं उनसे इन टच रहें। इसके अलावा कोविड के हवाले से जो वैक्सीनेशन की जा रही है उस पर भी अपडेट ली गई तमाम CTSE हेड से, और ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि छुट्टियों में भी कोशिश की जाए कि ऐसे बच्चे जो अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवा सके उनके वालिदैन तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि वो छुट्टियों में अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल करवा लें। CEO एजुकेशन अली अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि आज मीटिंग है, छुट्टियां हो चुकी हैं, अब असातिज़ा और जो आपके सरबराहान इदारा हैं वो तकरीबन फ्री हैं, तो किस तरह से इन छुट्टियों में उनकी एक्टिविटीज़ होंगी, क्योंकि हेड्स को तो पहले भी छुट्टियां नहीं हुआ करती थी, तो अब कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो जारी की गई हैं, और ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से या बच्चों से इन टच रहने के हवाले से क्या मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, और किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा कि छुट्टियों में वैक्सीनेशन का अमल जो है वो जारी रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये पीछे जब कोविड-19 में स्कूल क्लोज होते थे तो फैसलाबाद के अंदर हमने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया था जिसमें हमारे टीचर जो हैं उन्होंने बच्चों को बाकायदा व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप के ऊपर जो है ना उनके पेजेस वगैरह बना लेते, ग्रुप बना लेते और उनके साथ उनका ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस जो है वो जारी था। तो इस वक्त भी हमने जब चाहे ये 6 जनवरी तक छुट्टियां हुई हैं तो हमने इसी मैकेनिज्म को दोबारा से थोड़ा सा उजागर किया है, और आज की मीटिंग का ये मकसद भी यही है कि ये 6 जनवरी तक भी हमारे बच्चे और टीचर जो हैं वो इंटरेक्शन में रहें और उनको होमवर्क और उनकी जो भी लर्निंग प्रोसेस है उसको पूरा किया जाए, और जो उनके ऑलरेडी लर्निंग लॉसेस हो चुके हैं उनको भी जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे। जंग एहसास राशन प्रोजेक्ट पर अमल दरामद की तैयारियां मुकम्मल करने का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। बात करते हैं अवैस खान से। अवैस बताइए। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए अहम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है एहसास राशन के नाम से, जिसके हवाले से डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया की ज़ेर सदारत इजलास का भी इनेकाद किया गया है। साथ डिप्टी कमिश्नर में मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या समझते हैं कितना एक अहम प्रोजेक्ट है और इस हवाले से क्या फ़ायदा पहुँच रहा है शहरियों को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आज एहसास राशन के हवाले से कि हमने उसकी किस तरह मनसूबा बंदी करनी है, किस तरह हमने करियाना स्टोर्स को रजिस्टर्ड करना है और फिर आवाम में किस तरह अवेयरनेस क्रिएट करके उनकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, इस हवाले से आज की ये मीटिंग थी। उसमें तकरीबन 2 करोड़ के करीब गवर्नमेंट ने एहसास राशन के तहत जो फैमिलीज़ हैं जिनकी जो इनकम है वो 30,000 या उससे कम है, उन एरियाज़ में हमने उन लोगों को ये एक फ़ाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। उसके लिए हर यूनियन काउंसिल में हमने 20 के करीब ऐसे करियाना स्टोर जो है वो सिलेक्ट करने हैं जिनके पास एक तो अपनी सिम कार्ड के साथ एंड्रॉयड फ़ोन हो और उनका नेशनल बैंक में जो है वो अकाउंट हो, और वो रिजवान खान शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।